नमस्कार। ये देखो, आपका जो फर्स्ट चैप्टर है, इसका जो फर्स्ट पार्ट है, जिसमें फर्स्ट पार्ट के लास्ट में ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक कुछ प्रश्न उत्तर दिए। तो ये जो 4 क्वेश्चंस हैं, ये मैंने आपको पिछली क्लास में करवा दिए थे, है ना। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, देखना आप। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल who lived at solitary house middle of the valley, there was a single hope, help from God. Don't be so upset, even though this seems like a total loss. Remember, no one dies of hunger. देखो बच्चों, इस पैराग्राफ के अंदर जो फर्स्ट सेंटेंस है, पहला सेंटेंस, वो बट से स्टार्ट हो रहा है। द फर्स्ट सेंटेंस इज बिगिनिंग विद द कंजंक्शन बट। जो कंजंक्शन बट है, उससे आप देख रहे हैं पहला सेंटेंस शुरू हो रहा है। ऐसे सेंटेंस जनरली बहुत कम होते हैं। एंड का प्रयोग आप करते हो 2 सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए, ओके। बट का प्रयोग करते हो आप 2 सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए। सेंटेंस से मेरा मतलब सेंटेंस भी हो सकता है, क्लॉज भी हो सकता है। क्लॉज एक छोटा वाक्य होता है, लघु वाक्य होता है, जैसे कि आप उपवाक्य कहते हैं। तो आपने देखा कि कंजंक्शन वह शब्द होता है, ए कंजंक्शन इज ए वर्ड। एक कंजंक्शन ऐसा शब्द होता है दैट कनेक्ट्स आइदर 2 वर्ड्स, जो या तो 2 शब्दों को जोड़ता है, और 2 फ्रेजेज, या 2 पदबंधों को जोड़ता है। पदबंध जो होता है बच्चों, इसको आप हिंदी में पदबंध और अंग्रेजी में फ्रेज कहते हो। फ्रेज मैंने कहा एक शब्दों का समूह होता है। फ्रेज एक शब्दों का समूह होता है जिसमें क्रिया नहीं होती। ए वर्बलेस ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज नॉन एज ए फ्रेज। ए वर्बलेस ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज नॉन एज ए फ्रेज if there are 2 phrases or more phrases, 2 or more phrases are there, तो आप उनको जोड़ते हैं with the help of a conjunction। अगर 2 या 2 से अधिक क्लॉजेज हैं तो भी आप कंजंक्शन की सहायता से जोड़ते हैं, और अगर 2 सेंटेंसेस हैं तो भी आप कंजंक्शन की सहायता से जोड़ते हैं। परंतु ऐसा तो बहुत कम होता है कि जब आप किसी सेंटेंस को शुरू करें और उसके शुरू में क्या टेक दें, कंजंक्शन। ऐसे सेंटेंसेस का प्रयोग होता है, परंतु बहुत कम। एक सेंटेंस बताया था मैंने, डिस्कवरी ऑफ इंडिया में पंडित नेहरू ने लिखा एंड देन गांधी केम, और फिर गांधी जी आए। कहा है वो? और फिर गांधी जी का भारत की राजनीति के क्षितिज के ऊपर पदार्पण हुआ, और फिर गांधी जी का भारत की राजनीति के क्षितिज के ऊपर पदार्पण हुआ, और गांधी जी ऐसे आए जैसे कोई हवा का ताजा झोंका आता है। ए फ्रेश करंट ऑफ एयर, जस्ट लाइक ए फ्रेश करंट ऑफ एयर। एक बिल्कुल हवा के ताजे झोंके की मानिंद आए, और गांधी जी ऊपर से नहीं आए। गांधी जी की भी खास बात थी कि इससे पहले जितने भी लीडर्स आ रहे थे, फ्रीडम मूवमेंट जो हमारा चल रहा था, आजादी का आंदोलन चल रहा था, उसके अंदर जितने भी लीडर्स आ रहे थे वो ऊपर से आ रहे थे। गांधी जी की विशेषता थी, गांधी जी नीचे से आए, मिट्टी से आए, आम आदमी के माध्यम से आए, आम आदमी में से निकल करके आए। इसीलिए गांधी जी जो है बहुत बड़े लोकनायक बने, और गांधी जी को ज्यादा से ज्यादा लोगों का मेरा सपोर्ट या उनका मेरा समर्थन। ओके, लेकिन आप बट इन द हार्ट्स, यहां बट से स्टार्ट हो रहा है, बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी वैली, इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडिल ऑफ द वैली। देखो बच्चों, वैली के बीचों बीच में, इन द मिडिल का मतलब इन द सेंटर, CENTRE, सेंटर। देखना बोर्ड की तरफ एक बार, क्या समझा रहा हूं। यह है बच्चों CENTRE, यह है बच्चों CENTER। द स्पेलिंग ऑफ दिस 2 वर्ड्स इज डिफरेंट। इन दोनों शब्दों की जो स्पेलिंग है या वर्तनी है उसमें बड़ा फर्क है, मीनिंग दोनों का एक है। एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा कि सर ये बताइए कि सेंटर की स्पेलिंग ऊपर वाली सही है, नीचे वाली सही है। मैंने कहा कि दोनों स्पेलिंग सही है। दरअसल क्या है कि इंग्लिश जो है बच्चों, वो 2 प्रकार की होती है। एक इंग्लिश वो होती है जो चलती है USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के लोग जो अंग्रेजी यूज करते हैं, वो इंग्लिश एक है। दूसरी बताऊं, दूसरी इंग्लिश वो है बच्चों जो यूज होती है UK, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, इंग्लैंड और आयरलैंड का जो पार्ट है उसको मिलाकर के जो पार्ट, जो दोनों पार्ट को मिलाकर के जो देश संयुक्त प्रांत बना, दैट इज यूनाइटेड किंगडम। यहां पर जो इंग्लिश यूज होती है वो थोड़ी अलग है, यहां जो यूज होती है वो थोड़ी अलग है। एक बात समझो बच्चों, कंप्यूटर्स जो हैं, कंप्यूटर का मतलब मैं आपको ICT पे पढ़ा रहा हूं, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर या कंप्यूटर्स के अंदर जितने भी शब्दों का प्रयोग होता है वो मैक्सिमम इधर से आए हैं, USA से। बात को समझना। और जो स्टैंडर्ड इंग्लिश है, अंग्रेजी का जो मानक रूप है, वो इधर से आया है। मैं इस कहना चाहता हूं कि अगर दोनों में सही और गलत का प्रश्न हो तो बच्चों इस वाले पार्ट को, नीचे वाले पार्ट को, UK वाले पार्ट को ज्यादा सही माना जाता है।
यहां पर जो अंग्रेजी बोली जाती है, इन लोगों के द्वारा जो अंग्रेजी दी गई है उसको माना जाता है हिंदी में मानक अंग्रेजी, अंग्रेजी में स्टैंडर्ड इंग्लिश। ठीक है, तो ये देखें आप, ये यूके वाली स्पेलिंग है, ये यूएसए वाली है। अब इसमें ज्यादा सही कौन सी है? तो दोनों सही हैं, परंतु ज्यादा सही का प्रश्न आए तो ऊपर वाली ज्यादा सही है, सेंटर, इन द सेंटर। अच्छा, यूएसए और यूके के बारे में आपको ये पता होना चाहिए, ये दोनों देशों के नाम हैं और इनके पहले आ रहा है यूनाइटेड। अगर आप शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, परंतु बच्चों जब आप इसको फुल फॉर्म में लिखते हैं तो इन दोनों देशों के नाम के आगे डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग होगा। हमेशा याद रखो, यूएसए नहीं होता, द यूएसए होता है। ठीक है, उसी तरीके से क्या है, ये जो यूके है यूनाइटेड किंगडम, द यूनाइटेड किंगडम कहना चाहिए। यानी जिन देशों के नाम के आगे यूनाइटेड शब्द का प्रयोग हो, यानी जिन देशों के नाम से पहले यूनाइटेड शब्द का प्रयोग हो, ये एक नियम है कि उनके पहले जनरली आपको डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करना चाहिए। यही समझा रहा था मैं कि इन द मिडिल ऑफ द हाउस, इन द मिडिल ऑफ द वैली, यानी वो जो वैली है, घाटी है, उसके बीचों बीच में, उसके केंद्र में, इन द सेंटर ऑफ द वैली, उस घाटी के बीचों बीच में एक घर स्थित था। एक घर स्थित था और उस घर की क्या स्थिति थी? बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस, परंतु वे तमाम लोग, परंतु उन सभी लोगों के दिलों में, परंतु उन सभी लोगों के दिलों में जो उस एकाकी घर में रहते थे। सोलिटरी यानी क्या होता है? सोलिटरी का मतलब होता है बच्चों लॉन सम। लॉन सम का मतलब होता है एलोन। एलोन का मतलब समझ गए? मैंने आपको कहा प्लीज लीव मी एलोन, प्लीज लीव मी एलोन, मुझे कृपया अकेला छोड़ दें। इसका मतलब अकेला होता है, इसका मतलब एकाकी होता है। एकाकी हिंदी का शब्द है। एकाकी का मतलब होता है जो वन हु लिव्स इन सोलिट्यूड, एक ऐसा व्यक्ति जो एकांत में रहता है, एकांतवासी है। तो आपको वो सोलिटरी हाउस, वो जो एकांतवासी घर है, वो जो एकाकी घर है, अर्थात उस घाटी के बीचों बीच में स्थित उस एकाकी घर में रहने वाले सभी लोगों के दिलों में क्या हो रहा था? देयर वाज ए सिंगल होप। उन सभी लोगों के दिल में, उन सभी लोगों के दिलों में बच्चों केवल एक उम्मीद थी, केवल एक उम्मीद थी, केवल एक आशा थी। और वो आशा क्या थी? हेल्प फ्रॉम गॉड, वो थी ईश्वर से मदद मिलने की उम्मीद। केवल एक उम्मीद थी कि इस बुरे वक्त के अंदर अगर कोई हमारी मदद कर सकता है, इस बुरे वक्त में अगर कोई हमारी सहायता कर सकता है, हमें इस परेशानी के दौर से उभार सकता है, तो ही इज नन बट गॉड, वो और कोई नहीं है, वो गॉड है, वो सब वो केवल मात्र भगवान है। इसका मतलब ये हुआ कि उस घर के अंदर रहने वाले सभी लोगों का ईश्वर में विश्वास था। और जो आदमी ईश्वर में विश्वास करता है बच्चों, उसको आप अंग्रेजी में कहते हैं THEIST। थेस्ट मानी होता है वन हु बिलीव्स इन द एक्सिस्टेंस ऑफ गॉड, एक ऐसा व्यक्ति जो ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास करता है। हिंदी में आस्तिक कहते हैं, आस्तिक। ओके, और जो भगवान के अस्तित्व में विश्वास नहीं करता उसे कहोगे ATHEIS। वन हु डज नॉट बिलीव इन द एक्सिस्टेंस ऑफ गॉड, एक ऐसा व्यक्ति जो ईश्वर के अस्तित्व में या ईश्वर के वजूद में यकीन नहीं करता है, उसको अथेस्ट और हिंदी में नास्तिक कहते हैं। आपने क्या देखा? उस घाटी में रहने वाले जितने भी लोग थे, उस घाटी में निवास करने वाले या उस घाटी में स्थित मकान, उस घाटी के बीचों बीच में स्थित मकान में निवास करने वाले जितने भी लोग थे, वो सारे आस्तिक थे। और उन सब के दिलों में केवल एक उम्मीद थी, और वो उम्मीद थी ईश्वर से सहायता प्राप्त करने की उम्मीद। यह बच्चों ऊपर शब्द लिखा मैंने ALL, ऑल। देखो ALL ऑल की ये विशेषता है कि ऑल के बाद में क्या होता है बच्चों? कई बार तो नाउन का प्रयोग होता है, कई बार नहीं होता है। देखो कैसे, ये ऑल है, इस ऑल के बाद नाउन आना ही चाहिए, जरूरी है। और एक बार मैंने कहा ये ऑल है और इसके बाद में नाउन का प्रयोग नहीं होता। इसका मतलब ये हुआ कि ऑल शब्द का प्रयोग आप दो प्रकार से करते हो। इसका मतलब ये हुआ द वर्ड ऑल इज यूज्ड इन टू टाइप्स इन ए सेंटेंस। जो ऑल शब्द है उसका प्रयोग आप सेंटेंस में दो प्रकार से करते हो। एक तो कब? व्हेन ऑल शैल बी फॉलोड बाय ए नाउन, जब ऑल के बाद नाउन आएगा। और जब बच्चों ऑल के बाद निश्चित नाउन आता है तब ऑल किसका काम करता है? ऐसी परिस्थिति में ऑल डिटरमिनर का काम करता है। मैंने पहले कहा कि डिटरमिनर ऐसे शब्द होते हैं जो अपने बाद में निश्चित रूप से एक नाउन लेकर के आते हैं और हमको उस नाउन के बारे में सिग्नल देते हैं कि उसके बाद आने वाला नाउन कैसा होना चाहिए। ओके, ऑल के बाद में कभी कभी नाउन नहीं आता, और जब नहीं आता तब बच्चों ये डिटरमिनर का काम नहीं करता, तब ये प्रोनाउन का काम करता है। ये कौन से प्रोनाउन का काम करता है?
ये बच्चों इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित, ऑल का मतलब सारे। अब ये निश्चित नहीं है कि सारे कितने हैं, 100 हैं, 10 हैं, 20 हैं, तो आप इसको इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। ऑल के बाद अगर नाउन का प्रयोग नहीं हुआ है तो ऑल को पहचानने की बात की जाए, ऑल मतलब कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, तब आपको बताना चाहिए कि ऑल एक प्रोनाउन है। और प्रोनाउन भी कौन सा है, प्रोनाउन इंडेफिनिट प्रोनाउन है। और अगर ऑल के बाद नाउन आ रहा है तो ऑल एक डिटरमिनर है। समस्त भारतीय मेरे भाई बहन है, सुनना, समस्त भारतीय मेरे भाई बहन है। ऑल इंडियंस, यहाँ ऑल के ठीक बाद में इंडियंस आया है, इसलिए ऑल यहाँ पर कौन सा काम कर रहा है, डिटरमिनर का काम कर रहा है। देखो बच्चों, एक बात आप अच्छे समझें कि ऑल का प्रयोग जब भी डिटरमिनर के बाद करते हो तो क्या पोजीशन रहती है। देखो, एक मैंने बोला ऑल इंडियंस, बात को समझना, ओके। मैंने कहा सारा दूध या सारा पानी गंदा है, ऑल वाटर इज डर्टी, ऑल वाटर इज डर्टी, ओके। अब मैंने आपको कहा ऑल काऊ, सारी गाय, ऑल काऊ सारी गाय। आपने ये देखा कि ऑल इंडियंस तो बिल्कुल सही है, आपने ये देखा कि ऑल वाटर बिल्कुल सही है, लेकिन ऑल काऊ नहीं होता, ऑल काऊ जाना चाहिए था। ऑल काऊ नहीं होता, ऑल काऊ जाना चाहिए था। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि ऑल के बाद जो नाउन आएगा वो या तो PCN होगा, ऑल के बाद आने वाला नाउन या तो बहुवचन प्लूरल काउंटेबल नाउन होगा, और अगर प्लूरल काउंटेबल नहीं होगा तो वह UCN माने अनकाउंटेबल नाउन होगा। और जो बच्चों अनकाउंटेबल नाउन होता है वह हमेशा सिंगुलर ही होता है, अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल नहीं बनता। जैसे पानी है तो पानी को आप 1 पानी 2 पानी 3 पानी में गिन नहीं सकते, तो पानी का बहुवचन यानी इसका प्लूरल भी नहीं बना सकते। अनकाउंटेबल नाउन्स आर ऑलवेज सिंगुलर इन देयर फॉर्म। जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं वो अपने फॉर्म के अंदर, अपने रूप के अंदर हमेशा सिंगुलर होते हैं और उनका प्लूरल नहीं बनता है। देखना, बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल, परंतु उन तमाम लोगों के दिलों में, हु लिव्ड, बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल, परंतु उन तमाम लोगों के दिलों में, हु लिव्ड इन दैट सोलिटरी हाउस, जो उस सोलिटरी हाउस में या उस एकाकी घर में निवास कर रहे थे, इन द मिडिल ऑफ द वैली, अर्थात वो जो वैली है या उस घाटी के बीचों बीच में स्थित उस एकाकी घर में निवास करने वाले सभी लोगों के दिलों में देयर वाज ए सिंगल होप, केवल एक आशा थी, एक आशा थी। कौन सी आशा थी वह, हेल्प फ्रॉम गॉड, ईश्वर से सहायता प्राप्त करने की आशा, और कोई आशा नहीं थी। आइए देखना, डोंट बी सो अपसेट, डोंट मत हो, डोंट यानी होता मत, लेकिन मत कौन सा, मना करने वाला मत। एक मत होता है मतदान करते हो आप, वोट, वो मत नहीं है। एक मत होता आपकी क्या राय है, व्हाट इज योर ओपिनियन, पब्लिक ओपिनियन को जनमत कहते हैं, वो मत अलग है। वोट देते हैं आप, वो मत अलग है। मैं कह रहा हूं मत जाओ शहरों की ओर, ऐसा मैंने कहा। किसी ने अपनी पोएम एक कविता में लिखा है कि मत जाओ शहरों की ओर, इसका मतलब मत से मतलब डोंट होता है। शोर मत मचाओ, डोंट मेक ए नॉइज, डोंट प्रिवेंट मी फ्रॉम गोइंग, मुझे जाने से मत रोको, डोंट प्रिवेंट मी फ्रॉम गोइंग, मुझे जाने से मत रोको, डोंट प्रिवेंट मी टू गो, ये गलत है, शुद्ध क्या होगा, डोंट प्रिवेंट मी फ्रॉम गोइंग। देखना, डोंट बी मत हो, बी माने होना, मत हो, सो माने इतने ज्यादा, सो माने इसलिए भी होता है, सो अपसेट, सो अफ्रेड, बहुत भयभीत। सो का मतलब समझो आप, सो का प्रयोग अगर किसी एडजेक्टिव के पहले हो रहा है, सो ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत, सो डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल, सो इजी, बहुत आसान, डोंट बी सो अपसेट, इतने ज्यादा उदास मत हो, इतने ज्यादा अवसाद ग्रस्त, इतने ज्यादा परेशान मत हो, इवन दो दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस, हालांकि, इवन दो को अंडरलाइन करो बच्चों और इसका मीनिंग लिखो, हालांकि, यद्यपि। इवन दो, वैसे दो यानी हालांकि होता है, और आल दो आ जाए तो भी हालांकि होता है, और इवन दो आ जाए तो भी हालांकि होता है। इवन दो दिस सीम्स, हालांकि यह प्रतीत होता है, सीम यानी प्रतीत होना, SEEM है, SEEN सीन नहीं है, सीन मान दिखना होता है, ये प्रतीत होना है। इवन दो दिस सीम्स, हालांकि यह प्रतीत होता है, लाइक ए टोटल लॉस, हालांकि यह है, टोटल लॉस माने होता है कंप्लीट लॉस, अर्थात ये जो है पूरे नुकसान की तरह प्रतीत होता है। हालांकि ऊपर से ऐसा लग रहा है कि सब कुछ मिट गया है। हमें कई बार लगता है जीवन में जब हमारे सामने कोई परेशानी आती है तो हमें लगता है कि नहीं,
सब कुछ लुट गया है, सब कुछ चौपट हो गया है और उम्मीदों के सारे दरवाजे बंद हो गए हैं। परंतु होता क्या है कि जो असफलता है, उस असफलता में से एक सफलता की क्या निकलती है, उस असफलता में से ही सफलता का हमें कोई मार्ग मिलता है। दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात, दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात, देयर इज ऑलवेज ए सिल्वर लाइनिंग इन एवरी डार्क क्लाउड। देखो बच्चों, अच्छी बात है, देखो क्या बोला मैंने, देयर इज ए सिल्वर लाइन। देखो बच्चों क्या बोला, THERE, देयर इज ए सिल्वर लाइन इन एवरी डार्क क्लाउड। हर काले बादल में एक सिल्वर लाइनिंग होती है। देयर इज ए सिल्वर लाइन इन एवरी डार्क क्लाउड। हर काले बादल में क्या होता है, हर काले बादल में एक सिल्वर लाइन यानी चांदी के जैसे चमकती हुई बिजली की रेखा होती है। इसका मतलब दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात। यहां बताया है कि इवन दो दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस, हालांकि यह पूरी तरह नुकसान के रूप में या हालांकि यह संपूर्ण नुकसान के रूप में प्रतीत हो रहा है। रिमेंबर, मगर याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर। परंतु बच्चों ये याद रखो कि आज तक कोई भी भूख से नहीं मरा है। डाई ऑफ हंगर, नो वन डाइज ऑफ हंगर। परंतु याद रखो आज तक कोई भी भूख से नहीं मरा है, अर्थात कोई भूख से नहीं मरता है। नो वन डाइज ऑफ स्टारवेशन, कोई भूखमरी से नहीं मरता है, क्योंकि ईश्वर जिसको चौंस देता है, कहते हैं कि ईश्वर ही उसको चुग्गा भी प्रदान करता है। तो इस तरीके से बच्चों आपसे जो बाकी बात है वो मैं 2 मिनट का ब्रेक लेने के बाद में करूंगा।
ये बता रहा था, nobody died of hunger, said अमित शाह। अमित शाह ने कहा कि हमारा टाइम जो है, बीजेपी गवर्नमेंट का जो समय है, उसमें कोई भी भूख के कारण नहीं मरा। आपको अगर यूं दिया हुआ है कि nobody died from hunger, तो गलत दिया हुआ है। देखो बच्चों, यहाँ एक जो इंपॉर्टेंट बात है समझने लायक, परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट बात है, उस पर गौर कीजिए आप। डाई शब्द आ रहा है, क्या आ रहा है? डाई। अगर कोई आदमी मर गया है किसी बीमारी के कारण, क्या कहा मैंने? अगर कोई आदमी किसी बीमारी से मरता है तो आप क्या करते हो? डाई ऑफ ए डिजीज। डाई ऑफ ए डिजीज, इसका मतलब ये हुआ कि इधर डाई आ रहा है और इधर किसी बीमारी का नाम आ रहा है। इधर डाई आ रहा है तथा उधर किसी बीमारी का नाम आ रहा है, और बीच में आपसे कहा जाए प्रीपोजिशन भरो, और अगर आप फ्रॉम भरते हो तो गलत है। डाई फ्रॉम ए डिजीज नहीं होता, डाई ऑफ ए डिजीज होता है। डाई के बाद हमेशा ऑफ प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा अगर खालिस्तान के बाद में या ब्लैंक के बाद में नेम ऑफ ए डिजीज, किसी बीमारी का नाम दिया हुआ है। और देखना, डाई ऑफ ए डिजीज होता है बच्चों, और डाई ऑफ ग्रीफ होता है। GRIEF, ग्रीफ का मतलब अवसाद होता है, दुख होता है। अगर आगे ग्रीफ दिया हुआ है तो भी ऑफ ही आएगा। और आपको पता हंगर, हंगर क्या होता है? हंगर कोई बीमारी नहीं है, लेकिन डाई ऑफ हंगर होता है। ये प्लस HUNGER, हंगर। उसी तरीके से आपको मैंने कहा ही डाइड ऑफ थ्रस्ट, THIRST। इन शब्दों को गौर से देखो। ही डाइड ऑफ कैंसर, वो कैंसर के कारण मर गया। ही डाइड ऑफ कैंसर, वह कैंसर के कारण मर गया। इसका मतलब ये हुआ कि डाई के बाद अगर कोई बीमारी का नाम आ रहा है, डाई के बाद अगर ग्रीफ शब्द का प्रयोग हो रहा है, आगे हंगर आ रहा है या थ्रस्ट आ रहा है, तो बीच में बच्चों आपको हमेशा कौन सा प्रीपोजिशन भरना चाहिए? ऑफ प्रीपोजिशन भरना चाहिए। एक बात। दूसरी बात बताता हूं, ये डाई है, और डाई के बाद में बच्चों ऐसी कौन सी परिस्थिति है जब फ्रॉम आता है? अगर आपको दे दिया कि कोई आदमी खून की कमी के कारण मर गया, तो आप कहोगे ही डाइड फ्रॉम द लॉस ऑफ ब्लड, ही डाइड फ्रॉम द लॉस ऑफ ब्लड। अगर आपको कहा जाए कि कोई आदमी खून की कमी के कारण मर गया, खून की कमी क्या आएगा? लॉस ऑफ। अगर ये दिया हुआ है तो यहां पर ऑफ नहीं आएगा। अगर यहां आगे लॉस ऑफ ब्लड दिया हुआ है तो यहां पर ऑफ नहीं आएगा, फ्रॉम आएगा। उसी तरीके से आ जाएगी डाइड फ्रॉम ओवर ईटिंग या ओवर वर्क। कोई आदमी काम के आधिक्य के कारण, काम की अधिकता से परेशान होकर के, काम के आधिक्य से पीड़ित होकर के कोई आदमी मर गया, तब भी आपको किसका प्रयोग करना चाहिए? तब भी आपको इसी का प्रयोग करना चाहिए। किसका? ओवर ईटिंग आ जाए, ओवर वर्क आ जाए, ओवर ड्रिंकिंग आ जाए। कोई आदमी बहुत ज्यादा शराब पीने के कारण मर गया है, कोई आदमी बहुत खाने के कारण मर गया है, कोई आदमी बहुत काम के दबाव से मर गया है। ये ओवर शब्द का प्रयोग होता है बच्चों, जिसका मीनिंग होता है अधिक, एक्सेस, यानी आवश्यकता से ज्यादा, बेइंतिहा। बेइंतिहा का मतलब इंतिहा से ज्यादा, जरूरत से ज्यादा अगर कोई काम होता है तो ऐसे सेंस में आपको किसका प्रयोग करना चाहिए? ऑफ का नहीं करना चाहिए, डाई के बाद फ्रॉम का करना चाहिए। ओके, दो बात समझ में आ गई। तीसरी बात समझो, ये डाई है। मैंने आपको कहा कि राजेश पायलट की मृत्यु कहां हुई थी? रोड एक्सीडेंट में। इंग्लिश में बोल रहा हूं, सुनना। राजेश पायलट डाइड इन ए रोड एक्सीडेंट। राजेश पायलट डाइड इन ए रोड एक्सीडेंट। राजेश पायलट की मृत्यु एक सड़क दुर्घटना में हुई। वहां पर इनका प्रयोग होगा, ऑफ का नहीं होगा, फ्रॉम का नहीं होगा। मैंने कहा राणा सांगा डाइड इन द बैटल ऑफ खानवा। राणा सांगा की मृत्यु खानवा के युद्ध में हुई थी। राणा सांगा डाइड इन द बैटल ऑफ खानवा। राणा सांगा की मृत्यु कहां हुई थी? खानवा के युद्ध में हुई थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनका प्रयोग भी होता है। कब होता है? डाइड इन बैटल फील्ड होता है। डाई इन एक्सीडेंट, किसी एक्सीडेंट में मरता आदमी तो इन आता है। उसी तरीके से अगर यहां आ जाए बैटल फील्ड, BATTLEFIELD, अगर बैटल फील्ड शब्द का प्रयोग, एक्सीडेंट शब्द का प्रयोग हो रहा तो उससे पहले इन आएगा। अगर लॉस ऑफ ब्लड या ओवर वर्क, ओवर ईटिंग, ओवर ड्रिंकिंग आ रहा है तो उसके पहले फ्रॉम आएगा डाई के साथ। और बच्चों, अगर
आगे कोई डिजीज का नाम आ रहा है या ग्रीफ आ रहा है या हंगर आ रहा है या थ्रस्ट आ रहा है, तब डाई के साथ में आपको जो प्रीपोजिशन यूज करना चाहिए वो कौन सा होगा, वो ऑफ होगा। ये बात आपको अच्छे से समझने की जरूरत है। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, रिमेंबर, याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, याद रखो कोई भी भूख के कारण नहीं मरता है, क्योंकि ईश्वर क्या करता है, जिसको चौंच देता है उसके चुग्गे का इंतजाम भी ईश्वर ही करता है। इसलिए कहते हैं कि लोग भूखे उठते जरूर हैं पर जनरली भूखा कोई सोता नहीं है। ईश्वर की रचना कुछ ऐसी है कि पेट की पूर्ति के लिए, उदर की पूर्ति के लिए तो सभी लोगों को कुछ न कुछ मिल ही जाता है। दैट्स व्हाट, और यही तो वो बात है। दैट्स व्हाट, मैं आपको कहता हूं, यही तो मैंने आपको कहा था। दैट्स व्हाट आई सेड टू यू, दैट्स व्हाट आई सेड टू यू, अर्थात मैंने आपसे यही तो कहा था। यहां पर क्या, दैट्स व्हाट दे से, और यही तो वे कहते हैं। दैट्स व्हाट दे से, और यही तो वे कहते हैं। आगे देखो, लेंचो थॉट, लेंचो ने सोचा, ओनली माने केवल, सॉरी, दैट्स व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर, और यही तो वे कहते हैं कि कोई भी भूख के कारण नहीं मरता है। यही बात तो वे कहते हैं कि कोई भी भूख से या क्षुधा से नहीं मरता है। इसके लिए एक दूसरा शब्द है बच्चों, स्टारवेशन। देखो एक वर्ड बता रहा हूं, STARVATION, क्या होता है स्टारवेशन? स्टारवेशन का मतलब होता है हैविंग नथिंग टू ईट। जब खाने के लिए कुछ नहीं हो आपके पास तो आप उसको हंगर कहते हैं, उसी को स्टारवेशन भी कहते हैं। स्टारवेशन का मतलब होता है भूखमरी, क्षुधा। ओके, और आपने देखा बच्चों एक शब्द होता है DROUGHT, सुनना, एक होता फेमाइन, FAMIN, फेमाइन। एक का मीनिंग अकाल होता है, दूसरे का मीनिंग दुर्भिक्ष होता है। ये देखो फेमाइन माने क्या है, अकाल है, और ड्रॉट का मतलब क्या है, दुर्भिक्ष। दुर्भिक्ष का मतलब होता है बच्चों जब भिक्षा मिलना भी मुश्किल हो जाए। जब आप किसी के द्वार पे जाके अन्न के लिए भिक्षा मांगो और भिक्षा मिलना भी दुश्वार हो जाए, दैट इज दुर्भिक्ष, उसको आप दुर्भिक्ष कहते हैं। ड्रॉट एंड फेमाइन आर टू वर्ड्स, ड्रॉट एंड फेमाइन आर टू वर्ड्स, ये दो शब्द हैं, देखना आप। दैट्स व्हाट दे से, यही तो वे कहते हैं, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूख से नहीं मरता है। ऑल थ्रू द नाइट, ऑल ड्यूरिंग दैट नाइट, उस सारी रात, थ्रू यानी दौरान, उस सारी रात के दौरान, उस सारी रात क्या हुआ, लेंचो डिड नॉट स्लीप, लेंचो सो नहीं पाया। उस सारी रात लेंचो को नींद नहीं आई, लेंचो सारी रात सोचता रहा, किसके बारे में, ऑल थ्रू द नाइट, अर्थात उस सारी रात लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, उस सारी रात लेंचो ने केवल अपनी एक उम्मीद के बारे में सोचा। OF, ऑफ का मतलब होता है बच्चों अबाउट, बारे में। यहां ऑल थ्रू द नाइट, उस सारी रात, लेंचो थॉट, लेंचो ने सोचा, ओनली ऑफ, लेंचो ने सोचा केवल किसके बारे में, ऑफ यानी बारे में, लेंचो ने केवल अपनी एक उम्मीद के बारे में सोचा। उस सारी रात लेंचो ने अपनी केवल एक उम्मीद के बारे में सोचा। देखो क्या लिखा है ये, द हेल्प ऑफ गॉड, ईश्वर की सहायता। देखो बच्चों ऊपर लिखा हुआ हेल्प फ्रॉम गॉड और नीचे लिखा हेल्प ऑफ गॉड, दोनों सही है। एक का मतलब ईश्वर से सहायता होता है और एक का मतलब ईश्वर की सहायता होता है। सारी रात वह अपनी केवल उसी एक इकलौती उम्मीद के बारे में सोचता रहा। वो कौन सी उम्मीद थी, वो उम्मीद थी ईश्वर से सहायता प्राप्त करने की उम्मीद। आगे देखो, हुज आई, जिसकी आंखें, किसकी आंखें, आप देखो बच्चों हुज के ठीक पहले कौन सा शब्द आ रहा है, गॉड। इसका मतलब ये हुआ कि हुज का प्रयोग हो रहा है रिलेटिव प्रोनाउन की तरह है, और रिलेटिव प्रोनाउन के ठीक पहले जो शब्द आ रहा है वो कहलाएगा उसका एंटीसीडेंट। तो इसका मतलब ये हुआ कि हुज का प्रयोग किसके लिए हुआ है, गॉड के लिए। हुज आई, जिसकी आंखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, एज ही हैड बीन टॉल्ड, जैसा कि उसको बताया गया था। उसकी आंखें, जैसा कि उसको बताया गया था कि सब कुछ देखती है। उसकी आंखें, जैसा कि लेंचो को बताया गया था, एज लेंचो हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, एज लेंचो हैड बीन टॉल्ड, जैसा कि लेंचो को बताया गया था। द आइज ऑफ गॉड सीज एवरीथिंग, भगवान की नजरें सब कुछ देखती है। आप छुप के कोई काम करते हैं, आपको लगता है कि आपको ऐसा लगता है कि नोबडी कैन सी यू, कोई भी आपको देख नहीं सकता है और आप इस काम को कर रहे हैं। परंतु यहां पर दर्शन ये है, फिलॉसफी ये है कि ईश्वर की नजरें
ईश्वर की नजरें आपको हर वक्त देखती रहती है। उसको ऐसा बताया गया था, ही वॉज टॉल्ड, ही वॉज इंस्ट्रक्टेड, उसको ऐसा पढ़ाया गया था कि द आईज ऑफ गॉड सी एवरीथिंग, भगवान की नजरें सब कुछ देखती है। सी एवरीथिंग, गॉड इज ओमनी प्रेजेंट। देखो बच्चों, भगवान हर जगह प्रेजेंट है। गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, भगवान सर्वव्यापी है। गॉड इज ओमनी पोटेंट, भगवान सर्वशक्तिमान है। सबसे ज्यादा शक्तिमान कौन है? ईश्वर है। हर जगह कौन मौजूद है? ईश्वर है। इसलिए भगवान को कहा गया ओमनी प्रेजेंट। क्या बोला मैंने? सिंगल, ये एक वन वर्ड है, ओमनी प्रेजेंट। देखो, OMNIPRESENT। ओमनी प्रेजेंट का मतलब होता है वन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर। कोई ऐसी शक्ति जो हर जगह मौजूद हो, उसको आप ओमनी प्रेजेंट कहते हैं। हिंदी में कहते हैं बच्चों सर्वव्यापी। परमात्मा सर्वव्यापी है, वो हर जगह रहता है, वो हर कुछ देखता है, वो अंतर्यामी है। ऐसा किसको बताया गया था? ऐसा लेंचो को बताया गया था। Whose eyes as he had been instructed see everything, even what is deep in one's conscience। यहां तक कि, इवन को अंडरलाइन करो बच्चों और इसका मीनिंग लिखो, यहां तक कि जो बात आपकी आत्मा के बहुत गहरे कोने में है, इन द वेरी कोर ऑफ योर हार्ट। हालांकि ऐसी कोई बात, कोई ऐसा विचार, ऐसा कोई थॉट दैट इज इन द वेरी कोर ऑफ योर हार्ट, जो आपके हार्ट, आपकी साउल, SOUL, साउल माने आत्मा होता है, तो आपकी आत्मा, आपका कंसाइंस माने आपका अंतःकरण, आपके अंतःकरण के अंदर जो बात मौजूद है जिसका स्वयं आपको भी ठीक से पता नहीं है, कहते हैं कि ईश्वर की नजरें वहां तक जाती है, आपके मन में छुपी हुई गहन अनुभूति तक को भी जो है उसका भी ईश्वर को पता होता है। ऐसा उनको बताया गया था। तो कंसाइंस शब्द को देखो बच्चों, साइंस यानी क्या होता है? विज्ञान। और कंसाइंस का मतलब होता है आत्मा का विज्ञान, अंतःकरण। अंतःकरण को कंसाइंस कहते हैं। कंसाइंस का मतलब अंतःकरण होता है। और कंसाइंस का एक दूसरा मीनिंग और होता है बच्चों, मुंशी प्रेमचंद की एक कहानी है, छोटी क्लासों में इंग्लिश में चलती है, पंच परमेश्वर, जिसमें एक बूढ़ी खाला होती है, एक अलगू चौधरी, जुम्मन शेख, दो दोस्त होते हैं जिनके विवाद होता है। और बूढ़ी खाला जब गांव की पंचायत बुलाने के लिए जाती है तो वह जो उसका जुम्मन शेख का जो दोस्त है अलगू चौधरी, उसी को पंच बनाती है। तो तब जो जुम्मन शेख का दोस्त है अलगू चौधरी, वो ये कहता है कि मैं तो उसका दोस्त हूं, इसलिए ठीक से फैसला नहीं कर पाऊंगा और मेरा उसके प्रति पक्षपात रहेगा, लिहाजा आप ऐसा कीजिए, किसी अन्य व्यक्ति को पंच बनाइए। तब बूढ़ी खाला एक जवाब देती है कि माय डियर सन, मेरे बेटे, नोबडी सेल्स हिज कंसाइंस, नोबडी सेल्स हिज कंसाइंस। इसका मतलब ये हुआ, नोबडी सेल्स हिज कंसाइंस फॉर फ्रेंडशिप। कोई आदमी दोस्ती के लिए अपने ईमान को नहीं बेचता, कोई आदमी दोस्ती के लिए अपनी आत्मा को नहीं बेचता। तो कंसाइंस का मीनिंग ईमान होता है। कंसाइंस का मतलब आत्मा या कंसाइंस का मतलब ईमान भी होता है। तो जो कुछ आपकी जो रूह है, आपकी जो आत्मा है, उसके अंदर जो बात छुपी हुई है, कहते हैं कि भगवान उसको भी देखता है। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ ए मैन। लेंचो एक आदमी नहीं था, बल्कि लेंचो क्या था? लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ ए मैन। लेंचो एक बेल रूपी आदमी था। देखो बच्चों, यहां पर एक बहुत प्यारा फिगर ऑफ स्पीच है, एक बहुत अच्छा अलंकार है अंग्रेजी का, जिसको कि आप हिंदी में रूपक अलंकार और अंग्रेजी में कहते हैं मेटाफर। उसका बहुत सुंदर प्रयोग हुआ है। तो आप ये समझें कि मेटाफर क्या होता है और एग्जाम्स के अंदर जो मेटाफर पे सवाल पूछे जाते हैं वो किस तरीके से पूछे जाते हैं। देखो बच्चों, एक शब्द है कंपेरिजन, हिंदी में समझो एक शब्द है समानता और दूसरा शब्द आरोप। जब आप दो चीजों के बीच में समानता बताते हो, जब आप दो चीजों के बीच में समानता बताते हो, तो जो अलंकार काम करता है वो हिंदी में होता है बच्चों उपमा और अंग्रेजी में होता है सिमिली। क्या होता है? सिमिली। बात को ध्यान समझना, बहुत गहरी बात है और आपकी आगे तक काम देने वाली बात। जब आप दो चीजों के बीच में करते हो समानता या तुलना करते हो, जब दो चीजों के बीच में समानता बताई जाती है, समानता तो रूपक में भी होगी, समानता इधर भी है, परंतु जब दो चीजों के बीच में आप तुलना करते हो तो वहां पर होता है सिमिली, यानी उपमा अलंकार होता है। जैसे मैंने आपको कहा कि सीता का मुख बहुत सुंदर है, मैंने कहा चांद भी बहुत सुंदर है। अब मैं दोनों को कंपेयर करके कह रहा हूं कि सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। यहां पर मैंने सीता का जो मुख है उसके लिए जिस सिमिली का प्रयोग किया, जिस उपमा का प्रयोग किया, वो क्या है? वो है चंद्रमा। मैंने कहा जिस पृथ्वी के ऊपर हम निवास करते हैं वह क्या है? जिस पृथ्वी पर हम निवास करते हैं
वो बहुत सहनशील है, तब हम कहते हैं फला व्यक्ति जो है पृथ्वी के समान सहनशील है, पृथ्वी के समान सहनशील है। समानता बताई गई है। ओके, मैंने आपको कहा कि सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, उपमा अलंकार हुआ, अंग्रेजी में उसको सिमिली कहते हैं। जैसे मैंने इंग्लिश में कैसे कहोगे, द फेस, सीताज फेस इज ब्यूटीफुल लाइक द मून, इज ब्यूटीफुल लाइक द मून, यानी आपने उसको चंद्रमा नहीं बताया, आपने तो उसको चंद्रमा के समान बताया। आगे देखना, मैंने अगर आपको यह कह दिया कि सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर नहीं है, सीता का मुख चंद्रमा ही है, इसका मतलब मैंने डिफरेंस की गुंजाइश को समाप्त कर दिया। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द मून एंड द फेस ऑफ सीता, यानी सीता के मुंह तथा जो सीता के मुंह तथा चंद्रमा में फर्क जो था वो मैंने समाप्त कर दिया। आप यूं भी समझो बच्चों कि जैसे ये स्प्रिंग है, क्या है, ये विज्ञान की बात बता रहा हूं, ये स्प्रिंग है, और अगर आप इसको दबाते हो तो ये हो जाती है कॉम्पैक्ट। क्या हो जाती है ये? कॉम्पैक्ट। कॉम्पैक्ट का मतलब होता है आप किसी चीज को उसके ऊपर फोर्स को अप्लाई करके, उसके ऊपर प्रेशर को अप्लाई करके आप उसको क्या करते हो, कॉन्ट्रैक्ट करते हो, संकुचित करते हो, उसको कहते हैं कॉम्पैक्ट। अच्छा, मैंने कहा सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, लंबा वाक्य, और मैंने कहा सीता का मुख चंद्रमा ही है। यहां बच्चों मैंने क्या किया, यहां पर मैंने के समान आदि शब्दों को दबा करके भींच करके हटा दिया। इसलिए कहते हैं कि मेटाफर इज ए कॉम्पैक्टेड सिमिली। देखो आप, इसको अंग्रेजी में कहते हैं मेटाफर। क्या कहते हैं इसको? मेटाफर। और बच्चों इसके लिए जो परिभाषा बनी है वो क्या है? मेटाफर। लिखने लायक बात है। मेटाफर इज ए कॉम्पैक्टेड, मेटाफर इज ए कॉम्पैक्टेड सिमिली, यानी जो सिमिली का मतलब तो उपमा होता है, और जब उपमा की स्प्रिंग को आप दाब देते हैं, दबा देते हैं, उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं, और के जैसा, की तरह, लाइक, इस प्रकार के शब्दों को जब आप हटा देते हैं उसको, तो उस स्थिति के अंदर जो दूसरा अलंकार बनता है वो हिंदी में रूपक और अंग्रेजी में मेटाफर कहलाता है। आप जिंदगी की तुलना किससे करते हो? लाइफ इज ए बैटलफील्ड। देखो बच्चों, लाइफ इज ए बैटलफील्ड यानी जिंदगी एक कुरुक्षेत्र है, जिंदगी एक रणभूमि है। मैंने ऐसा तो नहीं कहा कि जिंदगी रणभूमि के समान भयानक है, ऐसा नहीं कहा मैंने कहा जिंदगी रणभूमि है। मैंने कहा जिंदगी एक सबक है, लाइफ इज ए लेसन, जिंदगी एक सबक है। जिंदगी एक सबक है, कौन सा अलंकार? आपने देखा कि यहां पर जो हिंदी में अलंकार रूपक, अंग्रेजी में उसको मेटाफर कहते हैं। उसी तरीके से मैंने आपको कहा समुद्रगुप्ता इज द नेपोलियन ऑफ इंडिया। मैंने ऐसा नहीं कहा कि समुद्रगुप्त नेपोलियन के समान है, मैंने कहा समुद्रगुप्ता इज द नेपोलियन ऑफ इंडिया, यानी समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन है। आपने क्या देखा, इसके अंदर जो अलंकार यूज हो रहा वो अंग्रेजी में मेटाफर है। मैंने कहा कि माधुरी दीक्षित इज द लेडी अमिताभ बच्चन ऑफ अवर बॉलीवुड। माधुरी दीक्षित जो है हमारी बॉलीवुड की क्या है, लेडी अमिताभ बच्चन है। या हमने लेडी अमिताभ के साथ में उसको कंपेयर नहीं किया, बल्कि हमने क्या किया, उसके ऊपर अमिताभ के होने का ब्लेम किया। यानी हमने क्या है कि जो दो व्यक्ति या वस्तु हैं उनके बीच में समानता की बात नहीं की, अपितु हमने एक का दूसरे के ऊपर आरोपण किया। ठीक है, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सिमिली एंड मेटाफर। यह है सिमिली तथा मेटाफर में डिफरेंस। और इसकी जो परिभाषा है, डेफिनेशन बहुत छोटी, मेटाफर इज ए कॉम्पैक्टेड सिमिली। मेटाफर जो होता है वह एक दबा हुआ अर्थात एक संकुचित उपमा होता है, यानी रूपक उपमा का संकुचित रूप होता है। तो बच्चों आज की बात यही समाप्त, बाकी बात आपसे होगी अगली क्लास में। नमस्कार।